आज मैं असेसमेंट ऑफ फर्म के अंतर्गत एक दूसरे प्रॉब्लम को लेकर समझाने जा रहे हैं। इसके पीछे 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत प्राय सारे कंसेप्ट और प्रॉब्लम नंबर 1 के अंतर्गत कुछ नवीनता लिए हुए हमने सॉल्यूशन किया था। पुनः एक नए प्रश्न को लेकर लेट अस प्रोसीड आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, अर्थात इसका आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, सामने में रखकर आप हिसाब को देख सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हिसाब को पुनः पढ़ रहे हैं हम। एक प्रश्न है, ए फर्म विथ ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर फर्निशेस द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग अमाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट व्यापार का दे दिया गया है 1,81,000, जिसमें कहता है कि निम्नांकित को डेबिट किया गया था। तो निम्नांकित को डेबिट किया गया था, इसके अंतर्गत हमें क्या चुनना है कि कौन से आइटम डिसअलाउड है, केवल उसी पर ध्यान देना है, अलाउड आइटम पर ध्यान नहीं देना है। तो पहला है सैलरी टू ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी साझेदार को जब हम सैलरी देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसअलाउड होता है और प्राय इसकी कटौती बुक प्रॉफिट के अंतर्गत दी जाती है। इंटरेस्ट पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, अर्थात हमने सेल टैक्स भुगतान करने में प्राय ब्याज का भुगतान किया था। दैट इज एन अलाउड आइटम, अर्थात इसको टच करने की आवश्यकता नहीं, छूने की आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, अर्थात 12% तक के पूंजी पर ब्याज भी प्राय अलाउड होते हैं, अर्थात इसको भी छूने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात टच करने की नहीं आवश्यकता है। अगर इन एक्सेस ऑफ 12% होता तो जितना ज़्यादा होता वो टैक्सेबल होते। फिर चौथा, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बाय ए चेक, अर्थात हमने चेक के द्वारा एक अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दान दिया है, उसकी राशि है 2,000 रुपया। तो डोनेशंस के बारे में हमने एटीजी पढ़ा है, उसी एटीजी के अंतर्गत पुनः इसकी गणना की जाएगी। फिर है 5वां नंबर, डोनेशन टू ए रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अर्थात हमने वैज्ञानिक शोध करने के लिए एक रिसर्च एसोसिएशन को, शोध संघ को मैंने दान दिया, अर्थात इसकी भी कटौती अलाउड होती है। अर्थात हम 2 प्रकार के यहाँ पर जो स्पेशली इस चीज को लाए हैं कि डोनेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अलाउड इन पीएल अकाउंट और एक होते हैं डिसअलाउड इन पीएल अकाउंट बट अलाउड अंडर सेक्शन 80G। तो ये जो रिसर्च एसोसिएशंस को हमने दान दिया है, यह प्राय पीएल अकाउंट के अंतर्गत ही अलाउड होते हैं और एक प्रकार से विशेष प्रकार के डोनेशंस है, अर्थात इसका अलाउड जो आइटम होता है वह 150% होता है। 150% का मतलब अर्थात हम जितना डोनेशन दान देते हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा हमको पीएल अकाउंट के अंतर्गत ही अलाउड मिलते हैं, अर्थात इसे आफ्टर 80G के अंतर्गत ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका अलाउड प्राय पीएल अकाउंट के डेबिट में ही मिलते हैं। जो लिखा हुआ ब्रैकेट में नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट मीन्स अभी तक ये पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया। तो डेबिट नहीं किया गया दैट मीन्स इसके 150% टोटल अलाउड हम कर देंगे और पीएल अकाउंट में नहीं लिखे जाने के चलते जो लाभ बढ़ी हुई अवस्था में है उसको हम घटा देंगे, जिसे हम प्रैक्टिकल के रूप में करेंगे। अदर इनकम के रूप में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रोस के रूप में है 29,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड के रूप में है 14,000 और डिविडेंड ग्रोस के रूप में है फ्रॉम इंडियन कंपनी 10,500। तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत जानते हैं कि इंडियन कंपनी से अगर कोई लाभांश प्राप्त होता है तो वह फुल्ली एग्जेम्प्ट माने जाते हैं, अर्थात उस पर कोई टैक्सेबल नहीं होते हैं, टैक्स नहीं लगाए जाते हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म, अर्थात यहाँ पर फर्म के कर योग्य आय की गणना करना है एंड एलोकेट इट अमंग द पार्टनर, और इसे साझेदारों के बीच में किस प्रकार से एलोकेट किया जाता है उसको दिखाना है। अंत में लिखा हुआ द फर्म फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184, अर्थात यह फर्म कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184 को फुलफिल करता है।
तो मैंने पिछले भी बार में कहा था कि अगर प्रश्न में यह नहीं भी लिखा हुआ है तो प्रश्न को हल हम करते हैं कि कंडीशंस 1 सेक्शन 84 का फुलफिल करता है। तो लिखा हुआ है तभी और नहीं लिखा हुआ तभी, केवल वैसी परिस्थिति में सेक्शन 184 को नहीं मानते हैं जब स्पेशली आपको प्रश्न में लिख दे कि यह अंडर सेक्शन 184 को फुलफिल नहीं करता है। तो दोनों में क्या अंतर होता है? फुलफिल करना और न करना में एक ही अंतर है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर जो अलाउड हम करते हैं यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। और दूसरा, यहाँ कोई बुक प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पर सीधे फर्म्स के बिजनेस इनकम को निकाला जाता है। बुक प्रॉफिट तब हम कहते हैं जब हम पार्टनर के एक्चुअल रेम्यूनरेशंस को देते हैं, और जब अंडर सेक्शन 184 को फुलफिल नहीं करता है तो कोई रेम्यूनरेशंस का कटौती नहीं दिया जाता है और न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12% की बात होती है। दैट मीन्स बिल्कुल जनरल की तरह इस हिसाब को बनाते हैं अगर कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184 को फुलफिल नहीं करता है तब। लेकिन यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है कि यह कंडीशंस सेक्शंस 184 को फुलफिल करता है, नहीं लिखा हुआ रहता तब भी इसका मीनिंग वही निकालते कि यह कंडीशंस को फुलफिल करता है, केवल उसी दशा में फुलफिल नहीं करता है जब स्पष्ट रूप से आपके प्रश्न में इस बात का जिक्र किया गया हो। अन्यथा ऑलवेज हम इस कंडीशंस को फुलफिल मानकर ही हिसाब बनाते हैं। तो लेट अस प्रोसीड। अब हम इसको सॉल्व करने की आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म। तो हम पहले निकालेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम एक शीर्षक बना दिए हैं। ये बीचों बीच आप शीर्षक देखिएगा। मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा लेफ्ट साइड में लिख दिए हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। जब आप बनाएंगे तो इसको सेंटर में लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस मीन्स आपके प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग अमाउंट 1,81,000 दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ₹1,81,000। इसके बाद इंटरेस्ट पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, दैट इज ए अलाउड आइटम, अर्थात इसको टच नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, अर्थात ये भी अलाउड आइटम है। 12% है, इसको भी टच करने की आवश्यकता नहीं है। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, इसको हम घटाएं। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बाय चेक, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बाय चेक अर्थात ये टीजी के अंतर्गत इसकी कटौती दी जाएगी, अर्थात यहाँ पर अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसकी कटौती प्राय पीएल अकाउंट, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट को निकालने में ही दिए जाते हैं, आफ्टर द नेट प्रॉफिट नहीं दिए जाते हैं। दैट मीन्स इसमें एटीजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हमने अभी तुरंत बताया था कि इसकी कटौती प्राय 150% दिया जाता है। तो यह अमाउंट है 10,000, इसलिए कटौती मिलेगा 15,000 का, तो ये लेस आइटम है। इसके बाद एक डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बाय चेक है, डिसअलाउड आइटम है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिसअलाउड कर देते हैं और डिसअलाउड करने के रूप में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 8 2,000 रुपया था,
इसके बाद एक सैलरी टू ए है 9,000 रुपया, इसको भी ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी टू ए 9,000, इस प्रकार से 1,92,000 हुआ, जिसके अंतर्गत हम रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने जो रिसर्च एसोसिएशंस को डोनेट किया है, इसका 150% पीएल अकाउंट में ही चार्ज किए जाने चाहिए थे, लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। दैट मीन्स अभी तक यह पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया है, इसीलिए इसे डेबिट करेंगे 150% की तरह। तो लेस डोनेशन %150 ऑफ रुपीज 10,000 15,000 रुपया होते हैं, अर्थात इस 15,000 को घटाया जाएगा। घटाने के बाद $1,77,000, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, GTI TI भी बोलते हैं, ग्रोस टोटल इनकम या टोटल इनकम, अर्थात दोनों में से एक की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम की अभिव्यक्ति होगी, टोटल इनकम की अभिव्यक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी एक 80G का कटौती देना बाकी है। तो अब हम सेक्शन 80G का कटौती फॉर डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए देंगे, और इसके लिए यहाँ पर घटाएंगे लेस कंसेप्ट को मैं पूरी तरह यहाँ लिख दिया हुआ हूँ। बिल्कुल इस लाइन को हमेशा याद रखेंगे 80G के लिए कि 80G का जो कटौती होता है वो 10% ऑफ टोटल इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए क्वालिफाइंग अमाउंट निकालते हैं, अर्थात इसको कह सकते हैं बराबर क्वालिफाइंग अमाउंट। 10% of gross total income except those income which is related to other income। तो ग्रोस टोटल इनकम में अदर इनकम अगर कोई है तो उसको शामिल कर देते हैं। ऐसा कीजिए, इसको पहले यहाँ हटा देते हैं, पहले इसके टोटल इनकम को ही निकाल देते हैं। इसके निकालने के दो तरीके होते हैं, अर्थात हम चाहें तो अदर इनकम को पहले इसमें शामिल कर दें ताकि हम उसके टोटल इनकम को निकाल सकें। तो यहाँ पर इतना करने के बाद हम इसको कर देंगे कंप्यूटेशंस ऑफ
ये आपका बुक प्रॉफिट कहलाएंगे पहले। अब बुक प्रॉफिट के अंतर्गत प्रायः सैलरी टू ए की कटौती दी जाएगी, और सैलरी टू ए की कटौती देने के लिए नियम क्या है? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज ग्रेटर। एक पहला कंडीशंस है जिसको आप सुनिए और सुनकर आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। लिखने के लिए थोड़ा स्पेस बचाने के चलते नहीं लिख रहे हैं। 90% ऑफ 1,77,000 और ₹1.5 लाख विच एवर इज ग्रेटर। तो स्वाभाविक रूप से 1,77,000 का 90% ही ग्रेटर निकलेगा। और दूसरे विकल्प के रूप में रखते हैं एक्चुअल रेम्यूनरेशन एज पर डीड। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन होता है 9,000 रुपया। तो 9,000 कहीं 90% ऑफ 1,77,000 से लेस है। दैट मीन्स हम दो विकल्प को सामने में रखते हैं, 90% ऑफ 1,77,000 और 1.5 लाख विच एवर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर के रूप में 90% ऑफ 1,77,000 को रखेंगे और बी में रखेंगे एक्चुअल रेम्यूनरेशन एज पर डीड 9,000, और ए और बी में चुनाव करेंगे विच एवर इज लेस। तो यहाँ 9,000 रुपया ही लेस होते हैं। इसका मतलब यह टोटल डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं लेस एक्चुअल रेम्यूनरेशन। बाकी 9,000 रुपया आप यहाँ लेस करते हैं। ₹1,68,000 रुपया। इस प्रकार से ये फर्म्स का बिजनेस इनकम कहलाएगा। फर्म्स इनकम, फर्म्स बिजनेस इनकम इसको कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसके बाद निकालेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम, क्योंकि इसके पास और भी कई प्रकार की आय है। तो फर्म्स इनकम को मिलाकर बाकी जितने भी दूसरे प्रकार की आय है सबको जोड़ देंगे, तब यह निकलेगा फर्म्स का टोटल इनकम। तो अब यहीं पर हम कोई शीर्षक न डालते हुए आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये फर्म्स इनकम हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल इनकम। दैट मीन्स कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम। ये शीर्षक डाल देंगे और तब लिखेंगे फर्म्स बिजनेस इनकम। फर्म्स बिजनेस इनकम 1,68,000 है। पुनः एक बार दोहरा देंगे 1,68,000। इसके बाद दूसरे इनकम के रूप में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ₹20,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जिसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत लिखते हैं। तो हम सीधे अदर सोर्सेस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के रूप में है 29,000 रुपया। इसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो एग्जेंट होते हैं। डिविडेंड
एग्जेम्प्ट उसको कर दिया गया। अब इसके बाद इसको सब जोड़ देंगे। ₹2,17,000 रुपया। और एक आइटम छूट गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थोड़ा नजर से फिसल गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 14,000 रुपया है। और डिविडेंड लिख देते हैं एग्जेम्प्ट। ₹2,00,000 ₹2,31,000 रुपया आपका टोटल इनकम हुआ। अब इसका एटीजी का कटौती दे देंगे, लेस अंडर सेक्शन 80G 50% ऑफ 2,000। 1,000 रुपया आपको मिलेगा। 2,30,000 रुपया इसको लिख देंगे टैक्सेबल इनकम। %50 ऑफ 2,000 एटीजी के अंतर्गत हमने दिया है। आप इसको नियमतः अगर लिखेंगे तो 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम एक्सेप्ट दोज इनकम विच आर रिलेटेड टू स्पेशल रेट। तो 2,31,000 में 20,000 घटा देंगे तो बचेगा 2,11,000। और 2,11,000 का 10% बहुत ही मैक्सिमम 2,000 से होता है। इसीलिए इसको एक अंदाज के रूप में हम मन ही मन आकलन कर लेते हैं कि व्हिचएवर इज लेस में प्राय एक्चुअल डोनेशंस ही आएंगे। इसीलिए हम एक्चुअल डोनेशंस की हुई 50% कटौती के रूप में दे देते हैं। बाकी इसे स्पेशली आपको लिखना चाहिए। जिस वर्ड को हमने एक बार लिखाया है फिर मिटा दिए थे, जगह नहीं है। क्या लिखेंगे? क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80G 10% ऑफ 1,68,000 10% ऑफ 2,31,000 माइनस 20,000 2,11,000 हुआ।
जिसका 21,000 समथिंग 50% बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक्चुअल डोनेशन मात्र 2,000 है, तो इसी का 50% आपको मिलेंगे। तो ये पर टैक्सेबल इनकम हो गया। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन था, एलोकेट इट्स एमंग द पार्टनर, अर्थात साझेदारों के बीच में किस प्रकार से इसका एलोकेशन किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात इतने ही हम बताते हैं कि साझेदारों के अंतर्गत प्रायः वही इनकम टैक्सेबल होते हैं जो फर्म में अलाउड होते हैं। तो अलाउड दो ही चीज होते हैं, एक सैलरी और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो यहाँ पर दोनों चीज है, तो हम यहाँ लिख देंगे एलोकेशन। ABC, ए को सिर्फ सैलरी था, कितना था तो 9,000 रुपया था, तो ए में लिख देंगे 9,000। बी में कोई सैलरी नहीं, सी में कोई सैलरी नहीं। फिर तीनों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ शीर्षक डाल देंगे, यहाँ सैलरी लिख दिए, यहाँ इंटरेस्ट लिख देते हैं। 5,000, 4,000 और 3,000, 5,000, 4,000 और 3,000। इस प्रकार इसको एग्रीगेट बना देंगे। 9 5 14,000, 4,000 और 3,000। इस प्रकार से इसका एलोकेशन साझेदारों के बीच में हो जाता है। इतना ही आपसे पूछ रहा था प्रश्न में। अर्थात अब यह जो इनकम शेयर के रूप में साझेदारों को बांटेंगे, फर्म्स के इनकम को साझेदारों के बीच में बांटना अंडर सेक्शन 10(2) के अंतर्गत एग्जेम्प्ट होते हैं। क्यों एग्जेम्प्ट होते हैं? तो लॉजिकली समझना चाहिए कि इस इनकम पर ऑलरेडी टैक्स फर्म के द्वारा दिया जा चुका होता है। अर्थात इस इनकम को अगर साझेदारों के बीच में बांटते हैं तो उस पर पुनः टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। यही कारण होते हैं कि शेयर ऑफ फर्म्स इनकम एमंग द पार्टनर विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a) के अंतर्गत। तो आप चाहे तो एक लाइन यहाँ पर भी लिख सकते हैं, शेयर्स ऑफ फर्म इनकम एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, दैट्स ऑल। तो आज का संदर्भ में हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया है? तो आज के संदर्भ में एक डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च जिसकी कटौती 150% इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिए जाते हैं, इसके लिए अंडर सेक्शन 80G का प्रयोग नहीं होता है। इसी के लिए इस प्रश्न का संदर्भ समझा रहे हैं कि अन्य प्रश्न से इसमें दो बातें अधिक है जिसको समझना जरूरी है कि 1.5% ऑफ डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च नेट प्रॉफिट निकालने के पहले तक में ही कटौती दे दिए जाते हैं, जबकि 80G की कटौती प्रायः ग्रोस टोटल इनकम में दिए जाते हैं। नंबर 1 स्पेशली ये था, और इसके अंतर्गत और कोई बात नहीं, एक 150% की बात थी। और बाकी तो मोटा मोटी आप समझ ही रहे हैं कि अगर 80G की कटौती अंदाज से ही, अनुमान से ही लगता हो कि एक्चुअल रेम्यूनरेशन ही कटौती, एक्चुअल डिविडेंड ही कटौती होंगे, तो प्राय नियमों का उल्लेख आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। उस प्रॉब्लम में भी कुछ नई बातें होगी जिसको आप अगर इतना बना लेते हैं तो आपको असेसमेंट ऑफ फर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।